और फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं हमेशा की तरह राहुल चौधरी आपके साथ हूं और आज हम लोग बिहार बोर्ड जो क्लास 12th की रेनबो सेकेंड है उसका 8वां प्रोज करने जा रहे हैं, हाउ फ्रीज द प्रेस। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने सभी पोएट्रीज़ की हैं और इससे पहले 7 प्रोज भी हम लोगों ने किया है, लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने किया है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हाउ फ्रीज द प्रेस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज के डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्व दिया जाना चाहिए। इसको लिखा है डोरोथी एल सेयर्स ने। डोरोथी एल सेयर्स की बात अगर करें, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, किसी भी निबंध को पढ़ने से पहले, किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग उसके ऑथर के बारे में चर्चा करते हैं। तो डोरोथी एल सेयर्स की चर्चा अगर आज हम लोग करें तो हम पाते हैं कि इनका जन्म 13 जून 1893 को हुआ था और इनकी डेथ 17 दिसंबर 1957 को हुई थी। ये अंग्रेज़ी की एक बहुत ही फेमस एसिस्ट थी, यानी इन्होंने निबंधकार थी, नाटककार भी थी, ये प्लेराइट भी लिखती थी और जासूसी कहानियों की लेखिका भी थी, यानी कि थ्रिलर स्टोरीज़ भी ये लिखती थी। इनको अगर देखा जाए तो शास्त्रीय और आधुनिक भाषा की छात्रा भी ये थी। आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसिस्ट, प्लेराइट, पोएट, राइटर, डिटेक्टिव फिक्शन राइटर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सन 1915 में एजुकेटेड होने वाली पहली महिला थी ये। जी हाँ, पहली महिला थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी। अगर देखा जाए तो वो अपने नोवेल्स में अक्सर उन स्टोरीज़ को शामिल करती थी जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान घटित हुई हैं और उसका प्रभाव देखने को मिलता था। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर, व्यूज द बॉडी, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट्स, ये इनकी प्रमुख रचना रही है। जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं ये एक क्रिटिक है, क्रिटिक ऐसे है, आलोचनात्मक निबंध जिसको हम कह सकते हैं। और इसका जो टाइटल है हाउ फ्रीज द प्रेस, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइटल है। हम सभी को इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि हम वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के पार्ट हैं, इंडियन डेमोक्रेसी के पार्ट हैं हम। तो डेमोक्रेसी के पार्ट होने के नाते हमें ये जानना होगा कि 4 मेन पिलर जो डेमोक्रेसी का है वो कौन कौन सा है और उसमें से प्रेस का महत्व क्या है। प्रेस भी लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभों में से एक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये चारों किसी भी डेमोक्रेसी को खड़ा करती है। डेमोक्रेसी की मजबूती इन्हीं पर निर्भर करती है। जैसे पिलर किसी मकान को मजबूत करता है, वैसे ही डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम ये 4 पिलर करते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। तो हम लोग पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात करते हैं। पत्रकारिता का स्वतंत्र होना कितना महत्वपूर्ण है और हाउ फ्री इज़ द प्रेस, प्रेस किस हद तक स्वतंत्र है, यही बात आज हम लोग करने वाले हैं इस लेख में। चूँकि यह आलोचनात्मक निबंध थोड़ा लंबा है तो हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में करके पढ़ सकते हैं। 3 पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। 9 पैराग्राफ तक हम लोग आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ आपको 12th से संबंधित बिहार बोर्ड की सभी लेसन्स मिलने वाले हैं, सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव सेशन मिलने वाले हैं। तो बिना विलंब किए आपको यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हम लोग एक एक लाइन अब यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। कहते दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल, दैट विदाउट a free press there can be no free people in a thing that all people take for granted, we need not discuss it। कि
बिना मुक्त प्रेस के यानी प्रेस की स्वतंत्रता के बिना लोग मुक्त नहीं हो सकते, यानी जहाँ प्रेस को स्वतंत्रता न मिली हो वहाँ के लोगों को भी स्वतंत्रता नहीं होती। इज़ अ थिंग दैट ऑल फ्री पीपल्स टेक फॉर ग्रांटेड, यही वो चीज़ है जो सभी स्वतंत्र लोग बिना सोचे समझे मान बैठे हैं। वी नीड नॉट डिस्कस इट, हमें इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। नॉट विल बी एट दिस मोमेंट डिस्कस द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन टाइम ऑफ वार, न ही हम इस समय युद्ध के दौरान प्रेसों पर लगे प्रतिबंध पर चर्चा करेंगे। एट सच टाइम, ऐसे समय में ऑल लिबर्टीज़ हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, सभी स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करनी पड़ती है। ए फ्री पीपल मस्ट सी टू इट, एक स्वतंत्र व्यक्ति को ये अवश्य समझना चाहिए दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड, कि जब अमन चैन आती है तो सारी आज़ादी बहाल कर दी जाती है, लागू कर दी जाती है। इन द मेन टाइम, इस बीच में इट मे बी होलसम टू कंसीडर व्हाट द फ्रीडम इज, शायद ये चिंतन करना लाभकारी होगा कि आज़ादी क्या है, एंड हाउ फार इट इज़ ट्रूली डिज़ायरेबल, और वास्तव में कहाँ तक ज़रूरी है। इट मे टर्न आउट, शायद ये खुल के सामने आना चाहिए, टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, ये बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं हो सकता, और इवन अ मेयर फ्रीडम टू टेरनेस, या निसंदेह रूप से सिर्फ अत्याचार करने की आज़ादी है। और टियरनी इज़ इन फैक्ट, क्योंकि वास्तव में अत्याचार द uncontrolled freedom of one man or one gang to impose its will on the world, एक आदमी या गिरोह का अपनी इच्छा दुनिया पे लादने की अनियंत्रित आज़ादी का होना है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि प्रेस का फ्री होना, तो क्या आपको लगता है कि प्रेस फ्री है? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कुछ देर के लिए आपको न्यूज़पेपर उठाना चाहिए या किसी भी न्यूज़ चैनल की ओर देखना चाहिए जिसके आधा से ज़्यादा पन्ने जो होते हैं वो ऐड से यानी विज्ञापन से भरे होते हैं। छोड़िए आप इस बात को, अगर तो एक न्यूज़पेपर जो 18 से 23 पन्नों का होता है उसकी कॉस्टिंग आपके हाथ पर पहुंचती है वो 4 से 5 रुपये में, अगर न्यूनतम उस पर कॉस्टिंग आती होगी तो कम से कम 18 से 20 रुपये आती होगी। अब ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 18 रुपये लागत मूल्य पर तैयार करके और 5 रुपये में ग्राहकों तक उपलब्ध करा दिया जाए? जब हम इस विषय में बात करेंगे तो हमें निश्चित रूप से यह समझ में आ जाएगा कि प्रेस कभी स्वतंत्र नहीं होता। खैर चलिए आगे हम देखते हैं। उसकी एक अपनी विचारधारा होती है और वह उसी विचारधारा पे काम करता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। When we speak of the freedom of the press, जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, we usually mean freedom in a very technical and restricted sense, तो आमतौर पर बहुत ही खास और संकुचित अर्थ में स्वतंत्रता का मतलब निकालते हैं। नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और कंसर्नशिप बाय द गवर्नमेंट, अर्थात सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों या सेंसरशिप से छुटकारा। इन दिस रिस्पेक्ट, इस लिहाज से द ब्रिटिश प्रेस इज़ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, ब्रिटिश प्रेस जो है वह दयनीय स्थिति में है। सिंगुलरली फ्री, आश्चर्यजनक ढंग से आज़ादी है। इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर्स, यह मंत्रियों की नीति और राजनीतिक चरित्र पर हमला कर सकती है। इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, विदेशी कूटनीति की नाजुक रचना में हस्तक्षेप करती है। कंडक्ट कंपेनियंस टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को पलटने के लिए अभियान चलाती है। इंसाइट सिटीजन्स टू डिस्कॉन्टेंट एंड रिबेलियन, असंतोष और विद्रोह के लिए नागरिकों को उकसाती है। एक्सपोज स्कैंडल्स, घोटालों का पर्दाफाश करती है। एंड फॉर्मेट ग्रीवांसेस, और अन्याय को सह देकर उभारती है। एंड जनरली हैरी एंड बिलेवर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, और आमतौर पर राज्य के कर्मचारियों को परेशान करती है और उनके पीछे पड़ी रहती है। विथ ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी, लगभग पूर्ण स्वतंत्रता के साथ ऑन ओकेजन्स, एक समय इट कैन बिकम अ वेपन,
यह एक हथियार हो सकता है टू कोर्स द गवर्नमेंट, सरकार को मजबूर करने के लिए, टू कंफॉर्म टू व्हाट इट असर्ट्स टू बी द विल ऑफ द पीपल, ये मनवाने के लिए कि प्रेस जो कुछ कहती है वो लोगों की इच्छा है। प्रेस अपनी इच्छा को लोगों की इच्छा कहकर सरकार पर लाद देती है। हालांकि जब यहाँ पर लेखक बात कर रही हैं तो वो ब्रिटिश मीडिया की बात कर रही है, लेकिन यही सामान्य परिस्थिति आपको भारतीय मीडिया में भी देखने को मिलेगी। भारतीय मीडिया भी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मिनिस्टर्स का चरित्र हनन कर सकती है, किसी के चरित्र पर प्रश्न उठा सकती है, किसी घोटाले को उजागर कर सकती है, सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकती है, उस पर हस्तक्षेप कर सकती है, और कर सकती नहीं है, करती भी है और उसका विश्लेषण भी करती है। वह सरकार पर दबाव बना सकती है, मीडिया के माध्यम से बनाया भी जाता है और यह तय किया जाता है कि मीडिया के द्वारा जो कहा जा रहा है वह लोगों की भावना है, लोगों की सोच है, आम आदमी की राय है। अब तीसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। सो फार दिस इज ऑल टू द गुड, अब तक यह सब ठीक है। ओकेजनली यानी कभी कभार। दिस फ्रीडम में प्रोड्यूस distorts hesitations and freedom may produce distorts hesitations and inconsistencies in public policy। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक नीति में विनाशकारी दुविधा और विरोधाभास पैदा कर सकती है और टेंड टू हैम्पर द स्विफ्ट एक्यूशन ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, और आपातकालीन उपायों में तेज जो निष्पादन की होता है, किसी भी परिस्थिति से निपटने का जो सबसे तेज़ तरीका होता है उसमें बाधा डाल सकती है। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन आम तौर पर यानी बोलचाल की भाषा में, इट वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन, यह सुरक्षित और राजतंत्र को जीवित बनाए रखने का काम करती है। दैट सेंट्रल डिक्ट्रेन ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र के सिद्धांत को केंद्रित करता है, एज वी अंडरस्टैंड इट, जैसा कि हम लोग समझते हैं या हम लोगों को मालूम है, दैट द स्टेट इज़ नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, की सरकार लोगों का स्वामी नहीं बल्कि लोगों का सेवक है। चौथे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। द प्रेस एज अ होल, कुल मिलाकर जो पत्रकारिता है, एंड इन द टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, और इस विशेष और संकुचित अर्थ में, इज द प्रीटी फ्री इन अ पीसफुल ब्रिटेन, वैसे देखा जाए तो शांति प्रिय ब्रिटेन में बहुत हद तक आज़ाद है। देयर इज़ नो शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन, सियासी मत की कोई छाया प्रेस के ऊपर, सियासी दबाव नहीं होता है। दैट डज नॉट समहाउ कंट्रीब्यूट टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो किसी भी प्रकार से खुद को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं देता। बट इफ़ वी गो ऑन टू इमेजिन दैट, लेकिन अगर हम ये समझ कर चलने लगे, any particular organ of the press enjoys that larger liberty of being a forum of public opinion, कि प्रेस की किसी विशेष अंग, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, को जनमत का मंच सजाने की विशेष स्वतंत्रता होती है। वी आर ग्रेवली मिस्टेकन, हम लोग बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं। एवरी न्यूज़पेपर इज शैकल्ड टू इट्स ओन सेट ऑफ ओवरलोड्स, हर समाचार पत्र खुद के अधिपतियों के हाथों बंधा हुआ है, यानी कि हर समाचार पत्र छपने से पहले बिका हुआ है। हाँ, एक बहुत बड़े शायर अक्सर कहते हैं मंच से कि पहले समाचार पत्र छप के बिका करती थी और अब बिक के छपा करती हैं। तो ये भी कहते हैं कि हर समाचार पत्र खुद के आकाओं के हाथों बंधा हुआ है, बिका हुआ है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं, मैंने पहले ही बात की थी कि जब हम पलटते हैं समाचार पत्रों को तो पाते हैं कि वहाँ विज्ञापनों की भरमार लगी हुई है और जिसकी बदौलत वो समाचार पत्र चलते हैं, यानी बिके हुए होते हैं। एंड इन इट्स टर्न लाइक द अनमर्सीफुल सर्वेंट एक्सरसाइजेस ऑफ पावरफुल बॉन्डेज अपॉन इट्स रिड्रेस एंड ऑन द पब्लिक जनरली, और आमतौर पर इसके बदले वे बेरहम लोग सेवक की तरह अपने पाठकों और जनता पर एक शक्तिशाली शिकंजा
कसता है, यानी कि अपनी बात को मनवाता है समाचार पत्रों के माध्यम से। वो कौन लोग जिनकी बदौलत समाचार पत्र चला करते हैं। Indeed, we may say that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press. दरअसल हम कह सकते हैं कि जनमत की स्वतंत्रता पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध प्रेस की आधिकारिक सेंसरशिप नहीं है, बट द अनऑफिशियल कंसर्नशिप बाय अ प्रेस, बल्कि एक प्रेस द्वारा लगाई गई एक अनौपचारिक सेंसरशिप है, विच एक्सिस्ट नॉट सो मच टू एक्सप्रेस ओपिनियन एज टू मैन्युफैक्चर इट, जो जनता की राय व्यक्त करने के लिए उतना अच्छा नहीं रहा जैसा उत्पादन होता है। अमूमन कहने का तात्पर्य है कि आजकल समाचार पत्रों में जनता से जुड़ी खबर बहुत कम या न के बराबर होती है। 5वें पैराग्राफ में आते हैं। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स। एक लोकप्रिय दैनिक संपादकीय नीति के 2 प्रमुख कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक समाचार पत्र जो काफ़ी पॉपुलर है, जो लोगों में चर्चित है, उस पर 2 प्रकार के शिकंजे कसे गए होते हैं, और वो 2 चीज़ें कौन सी होती है जो उसको कंट्रोल करती है, ये देखते हैं। द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स फ्रॉम होम इट गेट्स द मनी। पहला विज्ञापनकर्ताओं का हित होता है जिससे ये पैसा लेते हैं। मैंने पहले ही कहा, पहले सबसे बड़ा नाम उन्हीं लोगों का आता है जो उस अखबार को, समाचार पत्रों को विज्ञापन देते हैं, विच एनेबल्स इट टू कीप अप इट्स लार्ज सर्कुलेशन, जो इस बड़े प्रवाह को बनाए रखने में सक्षम बनाता है, न्यूज़पेपर को चलाने का काम करता है। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी। कोई भी व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र किसी सार्वजनिक नीति का समर्थन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हाउएवर मच इन द नेशनल इंटरेस्ट, हालांकि राष्ट्रीय हित में ज़्यादा क्यों न हो, फिर भी उन चीज़ों को उठाने से पहले समाचार पत्र सोचता है कि उसके विज्ञापनदाताओं को किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। दैट माइट कन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स। हालांकि विज्ञापनकर्ताओं के निहित स्वार्थ राष्ट्रीय हित अक्सर टकरा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि विज्ञापनदाताओं के हित और सामाजिक हित या राष्ट्रीय हित आपस में टकराते हैं, और इस परिस्थिति में समाचार पत्रों में विज्ञापनदाताओं के हित आगे हुआ करते हैं, जीत जाया करते हैं। Thus, any proposal to control the marketing of branded goods, as for example of margarine in 1939, will be violently opposed on the loftiest hygienic grounds by the papers that carry the branded advertising। कहते हैं कि ऐसे ही ब्रांडेड वस्तुओं की किसी भी प्रकार से खरीद बिक्री को नियंत्रित करने का प्रस्ताव का आयोग से संबंधित आधार पे उस समाचार पत्र द्वारा जो उसे ब्रांड का विज्ञापन करते हैं हिंसक विरोध किया जाएगा। उदाहरण के लिए सन 1999 में 39 में मार्जिन, जो एक वैकल्पिक मक्खन था, यानी जो वनस्पति की डालडा जिसको हम लोग कहते हैं, जो या तो तेल या पशु के चर्बी से बना होता है, के खिलाफ सरकार की पहल और मीडिया का विरोध। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एनी प्रोडक्ट दैट रिफ्यूज टू पे द हाई एडवर्टाइजिंग रेट्स ऑफ अ पावरफुल नेशनल ऑर्गन विल बी अगेन ऑन द हाईएस्ट मोरल एंड हाइजेनिक ग्राउंड्स डिनाउंस्ड, स्मैश्ड एंड ड्राइवन ऑफ द मार्केट। दूसरी तरफ कोई भी उत्पाद जो एक शक्तिशाली राष्ट्रीय अखबार के उच्च विज्ञापन दर का भुगतान करने से इनकार करता है या सक्षम नहीं होता है फिर से उच्चतम नैतिक और स्वच्छता के आधार पर, तो उस प्रोडक्ट को बाजार में गिरा दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है। यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी प्रोडक्ट दैट डिसोसिएट्स इटसेल्फ फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग रिंग। आपको किसी ऐसे उत्पाद का उपयोग करने की अनुमति नहीं है जो विज्ञापन के घेरे से अलग हो, यानी जिसका प्रचार समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से नहीं किया जाता है। ऐसी चीज़ें हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, भले वो अच्छी क्यों न हो। तो अगर वो कैपेबल नहीं है समाचार पत्रों तक पहुंचने में, तो हम उसको गिरा देते हैं, बाजार से उसका भाव कम हो जाता है। ऑल दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये सारी चीज़ें समझने योग्य है। सिंस अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंक्रप्सी, इट द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन इट्स सेल्स फॉर इट्स रेवेन्यू। क्योंकि एक बड़े दैनिक का
दिवालिया निकल जाएगा अगर उस समाचार पत्र को अपनी आमदनी के लिए बिक्री पर निर्भर रहना पड़े। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई समाचार पत्र अपनी बिक्री पर ही आश्रित होगा तो उसका दिवालिया निकल जाएगा। एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ प्रिप्यूसल परकोरियस बैलेंस। हर अखबार एक सतत अनिश्चित शेष में रहता है। इट मस्ट इंक्रीज इट्स सेल्स टू जस्टिफाई इट्स एडवर्टाइजिंग रेट्स। इसके विज्ञापन दरों को समायोजित करने के लिए इसकी बिक्री में अवश्य वृद्धि करना होता है। एंड टू इंक्रीज इट्स सेल्स, और इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए इट मस्ट सेल इटसेल्फ फॉर बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसके लागत मूल्य से इसे बहुत ही कम दामों पर बेचना आवश्यक है। बट इफ इट सेल्स मोर कॉपीज दैन इट्स एडवर्टाइजिंग विल पे फॉर इट फैक्स फाइनेंशियल डिजास्टर। लेकिन यदि यह विज्ञापन से आने वाली आमदनी की तुलना में अधिक प्रतियां बेचता है तो इसे वित्तीय आपदा का सामना करना पड़ेगा। Consequently, the more widespread and powerful the organ, the more closely it has to serve vested interest। फलस्वरूप जितना अधिक शक्तिशाली तथा व्यापक अंग ये होगा उतना ही अधिक नज़दीक से ही ये निहित स्वार्थों को पूरा करेगा। कुल मिलाकर के यहाँ हम बात कर रहे हैं कि विज्ञापन का क्या महत्व होता है किसी भी समाचार पत्रों में। तो लेखिका साफ साफ शब्दों में कहती हैं कि कोई भी समाचार पत्र स्वयं को स्थापित नहीं कर पाएगा अगर उसे पर्याप्त मात्रा में विज्ञापन न मिले, क्योंकि विज्ञापन की कीमत से ही उसका लागत मूल्य निकाला जाता है या लाभांश कमाया जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बिकने वाले अखबारों को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन मिलते हैं। अगर अखबार कम बिकेगा तो विज्ञापन कम मिलेगा, और विज्ञापन कम मिलेगा तो निश्चित रूप से समाचार पत्रों का दिवालिया निकल जाएगा। इसीलिए आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो जिस समाचार पत्र की बिक्री जितनी अधिक है उसको विज्ञापन उतना ही अधिक मिलता है। छठे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि द चीप डेली पेपर, सबसे सस्ते दैनिक पेपर, विच गोज एवरीवेयर, जो हर जगह जाता है, एंड हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस, और इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है, इज़ फार लेस फ्री दैन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली, और साप्ताहिक या मासिक पत्रिका तुलना में कहीं कम स्वतंत्र होता है। विच ड्रॉज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, जो अपने बिक्री से आमदनी का अधिकतर भाग कमाता है। देयरफॉर, इसलिए इट इज़ ओनली द कंटेम्परेरी एंड हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस, और इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है। लेस फ्री दैन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली, वह साप्ताहिक या मासिक पत्रिका की तुलना में कहीं अधिक कम स्वतंत्र होता है। विच ड्रॉज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, जो अपने बिक्री से आमदनी का अधिकतर भाग कमाता है। देयरफॉर इट इज़ ओनली द कंपैरेटिवली रिच हु कैन अफोर्ड टू रीड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन। इसलिए यह तुलनात्मक रूप से केवल समृद्ध व्यक्ति ही इन स्वतंत्र व्यक्तियों को पढ़ने में सक्षम हो सकता है। यानी कि अगर आप सस्ते समाचार पत्र पढ़ते हैं जो हर जगह उपलब्ध है तो आप ये भ्रम न पालें कि वह वास्तव में स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता निश्चित रूप से संदेहास्पद है। उसकी तुलना में जो समाचार पत्र साप्ताहिक या मासिक होते हैं, जिनका मूल्य अधिक होता है और जिनमें विज्ञापन कम होता है, वो ज़्यादा स्वतंत्र माने जा सकते हैं। लेकिन वहाँ तक हर व्यक्ति की पहुँच नहीं हो सकती, क्योंकि वो समाचार पत्र अपनी बिक्री से ही अपना लाभांश निकालने का प्रयास करते हैं। द सेकेंड, 7वें पैराग्राफ में आते हैं। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रेवेन्यू, और जो दूसरा सबसे प्रमुख स्रोत है अखबारों के राजस्व का, इज़ द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी दैट ओन्स इट, उस व्यक्ति या कंपनी की संपत्ति जो इसका स्वामी है। अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से इट पॉलिसी इज़ लार्जली, इसकी नीति काफ़ी हद तक डिटरमाइंड बाय द पर्सनल एस्पायर्स एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ इट्स प्रोप्रिएटर, उसके मालिकों और उसके निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर निर्धारित होती है। तो पहली चीज़ जो प्रभावित करती है समाचार पत्रों को वह क्या है? तो वह है समाचार पत्रों में आने वाला विज्ञापन, और दूसरा उसके मालिक की सोच। द फेलियर, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए असफलता ऑफ अ ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट, एक बड़ा अखबार मैग्नेट जो प्रभावशाली व्यक्ति का हो, टू सिक्योर ए गवर्नमेंट
ओपिनियनमेंट सरकार से नियुक्ति को सुरक्षित करने में, सरकार द्वारा उस प्रभावशाली व्यक्ति से बात करने में सक्षम नहीं देना जैसे कोशिश पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवीश कुमार को अपॉइंटमेंट नहीं देना एक ऐसा ही विकल्प है कि बहुत ज़्यादा प्रयास रवीश कुमार करते रहे लेकिन उनको प्रधानमंत्री मोदी का अपॉइंटमेंट नहीं मिला, जो उनके लिए एक असफलता मानी जाएगी निश्चित रूप से। और इसलिए असफलता मानी जाएगी क्योंकि संभवतः उसके मालिकाना अधिकार में वृद्धि हो जाती है इस बात से अगर रवीश कुमार जो उस सफलता को अर्जित कर लेते। दूसरी तरफ जी न्यूज़ का भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं को बार बार उसको समय देना, तो अगर इस दोनों अंतर को आपको समझना होगा तो दोनों के मालिकाना अधिकार की तरफ जाना होगा। जहां जी न्यूज़ सुभाष चंद्रा का समाचार चैनल है, न्यूज़ चैनल है, तो सुभाष चंद्रा जो कि बीजेपी से सांसद है तो उनकी विचारधारा को प्रमोट करना उसकी जिम्मेदारी है। दूसरी ओर कांग्रेस के एक नेता का चैनल है एनडीटीवी, तो वो उस वामपंथी विचारधारा को प्रसारित करने का चैनल है। तो दोनों में से फ्री कोई नहीं है, लेकिन उसको समय का नहीं मिलना और इसको मिलना इस बात का सूचक है। मे बी द सिंगल फॉर द अनलिस्निंग ऑफ अ वसूलेंट companion in every organ which he controls against the minister or the party which has disappointed his ambition। शायद संकेत हो सकता है कि वह किसी ऐसे मंत्री या पार्टी की हर महत्वाकांक्षाओं को निराश करता है या चुनौती देता है उसमें हर अंग को जो वो नियंत्रण करता है के खिलाफ भड़काऊ मुहिम का मोर्चा खोल दिया है। द पब्लिक नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बेसिस बिहाइंड द अटैक एंड लिटिल ऑफ द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल। जनता हमले के पीछे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और नियंत्रण के विशाल नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं जान रही। विच टाइज अप होल ग्रुप्स ऑफ द लंडन एंड प्रोविंशियल प्रेस इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल मैन और कंबाइन। जो एक व्यक्ति या गठबंधन के हाथों लंदन और उसके प्रांतीय प्रेस के पूरे समूह को बंधे हुआ है। सी ओनली दैट, यही देखती है कि ग्रेट नंबर्स ऑफ वाट एपियर टू हिम टू बी, जो उसके सामने से प्रकट होता है। इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स, बड़ी संख्या में एक स्वतंत्र अंग, आर यूनाइटेड इन अ सिंगल, एकजुट है, एकल है, सेव्स विजन एंड रेसिस्टेंट कंडेमनेशन, और निरंतर निंदा में है। अनलेस, जब तक कि ही इज एक्सपेक्शनली श्रेव्ड, वह असाधारण रूप से चतुर है। एक्सपेशनली क्लिनिकल माइंड, असाधारण रूप से अटल और स्वतंत्र बुद्धि का हो। ही कैन स्कार्सली हेल्प बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, शायद वह प्रभावित होने में मदद कर सकता है। एंड हैविंग हिज वोट इन्फ्लुएंस्ड, और उसका वोट प्रभावित होता है। एंड इट इज़ ओल्ड दैट, और यह अजीब है, ही विल नेवर रियलाइज, वह कभी नहीं समझ पाएंगे द नेचर ऑफ द प्रेस्योर brought to bear upon him, नैतिक दबाव की प्रकृति जो उस पर थोपी गई है। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर होती है कि दूसरा पक्ष जो है वह है समाचार पत्रों के मालिकों की सोच, मालिकों की विचारधारा, जो समाचार पत्रों को बहुत हद तक प्रभावित करती है। जैसे आपको मैंने अभी दो उदाहरण देकर बताया, एक जी न्यूज़ का, एक एनडीटीवी का। एक जहाँ वामपंथी विचारधारा को प्रमोट करता है और दूसरा जो है वह संघ की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को प्रमोट करता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस अंतर को समझने में मदद करेंगी। तो कुल मिलाकर के जिसके अंदर जो प्रभाव होता है वह अपने प्रभाव के बल पर उस विचारधारा का पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने का प्रयास करता है, जो आप स्पष्ट रूप से अपने यहाँ के न्यूज़ चैनल में भी देख सकते हैं। अब 8वें पैराग्राफ की तरफ आते हैं। बट स्टिल मोर सीरियस, लेकिन अभी भी अधिक गंभीर है। बिकॉज मोर subtle than the control applied to individual papers by various kinds of interest is the control and censorship exercised by the press upon the news and opinions which is disseminates। क्योंकि विभिन्न प्रकार के हितों द्वारा विशिष्ट पत्रों पर लागू होने वाले नियंत्रण के अलावा प्रेस और समाचारों पर प्रेस द्वारा नियंत्रित नियंत्रण और सेंसरशिप जो इसे फैलाती है से अधिक जटिल है।
द कंट्रोल रेट्स अपॉन, नियंत्रण निर्भर करता है किन चीज़ों पर, द एक्सप्लॉइट्स टू बेसिक एस्यूम्पेशन अबाउट द पब्लिक, और जनता की दो बुनियादी मान्यताओं का शोषण करता है, दैट दे हैव नॉट द विट ऑफ डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फ्लेशहुड, कि उसे झूठ से सच को अलग करने की बुद्धि नहीं है, दैट दे डू नॉट केयर एट ऑल, कि वे लोग कुछ भी ध्यान नहीं देते, दैट स्टेटमेंट इज फेल्स, कि एक बयान झूठा है, प्रोवाइडेड इट इज़ टिटिलेटिंग, बशर्ते वह बयान झूठा होने का सबूत दे रहा है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही कह रही है लेखिका कि जो हमारा शोषण करते हैं ये समाचार चैनल, इसके कारण में सबसे प्रमुख कारण है कि हमें उनके सच और झूठ को अलग करने का हुनर नहीं होता है। हम स्वयं भी एक विचारधारा से प्रभावित होते हैं और उस विचारधारा से संबंधित जो भी बातें समाचार पत्रों के माध्यम से कही जाती है, हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो जो कह रहे हैं वही सच है, भले उसके झूठ का प्रमाण कोई दूसरा समाचार पत्र दे रहा हो, फिर भी हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नाइदर एस्यूम्पेशन इज फ्लैटरिंग, दोनों में से कोई भी अवधारणा चापलूसी नहीं है। एंड इंडीड, और सच में, बिटवीन द लैंग्वेज यूज्ड प्राइवेटली बाय द लेट लॉर्ड नॉर्थक्लिफ अबाउट हिज ब्रिटिश readers and the language used publicly by Hitler about his German readers, there is very little to choose. अल्फ्रेड लॉर्ड नॉर्थक्लिफ द्वारा अपने ब्रिटिश पाठकों में निजी तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा और हिटलर द्वारा अपने जर्मन पाठकों में सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बीच चयन करने को बहुत कम ही है, यानी दोनों की भाषा एक जैसी है। अगर इसको समझना होगा तो हम लोगों को कुछ उदाहरण देखना होगा कि अल्फ्रेड लॉर्ड जो नॉर्थक्लिफ थे वो एक ब्रिटिश अखबार के जनक थे जो 20वीं सेंचुरी में छपा करती थी, और दूसरी तरफ आप हिटलर को तो जानते ही हैं। बोथ एज्यूम दैट, दोनों मानते हैं कि रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, रीडर्स जो होते हैं, जो पाठक होते हैं, वो कुछ भी विश्वास करने के लिए मनाया जा सकता है। द रिजल्ट इज़ दैट, इसका परिणाम है कि एक्यूरेट रिपोर्टिंग विच यूज टू बी द प्राइड ऑफ द ओल्ड फैशन्ड इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, सटीक रिपोर्टिंग जो पुराने ज़माने के स्वतंत्र अखबारों का गौरव था, हैज़ लार्जली गिवन प्लेस टू रिपोर्टिंग विच इज़ एट बेस्ट स्लिप्स्ड एंड इट वर्स्ट टेंडरनेशन, व्यापक रूप से गैर जिम्मेदार सबसे खराब प्रवृत्ति के रिपोर्टर को जगह दिया जाने लगा। जहां पुराने ज़माने में न्यूज़पेपर स्वतंत्र हुआ करते थे और की स्वतंत्रता जो है सटीक रिपोर्टर को ज़्यादा जगह मिलती थी, आज घटिया से घटिया रिपोर्टिंग जो स्वार्थ सिद्धि में लगी हुई हैं वो जगह पाने लगी, क्योंकि ऐसा मानना था अल्फ्रेड लॉर्ड नॉर्थक्लिफ और हिटलर दोनों का कि पाठकों को कुछ भी मनवाया जा सकता है। मैंने भी कहीं पर इस बात को पढ़ा है कि अगर झूठ को भी बार बार कहा जाए तो बाद में वह सच लगने लगता है। आई शुड लाइक टू इलिस्ट्रेट, मुझे स्पष्ट करना चाहिए, विच क्वाइट ट्राइवल एग्जाम्पल्स, बिल्कुल ही तुच्छ उदाहरणों के साथ, ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो लिए गए हैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से, द वेरियस वेज, विभिन्न तरीके से, बाई विच बोथ, जिससे दोनों फैक्ट एंड ओपिनियन, तथ्य और राय, कैन बी डिस्ट्रॉयड, जो विकृत हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, सो दैट अ काइंड ऑफ सीमर ऑफ unreality is spread over the whole newspaper page, from reports of public affairs down to the most casual items of daily gossips, ताकि सार्वजनिक मामलों की रिपोर्टों से हट के रोज़ के यदाकदा गप सप में से एक प्रकार का अवास्तविकता समाचार पत्रों के पूरे पन्ने पे फैल जाए। यानी कि समाचार पत्रों के द्वारा वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाकर अलग और गैर ज़रूरी मुद्दों पर उलझा देना समाचार पत्रों की प्रवृत्ति में सम्मिलित हो गया है। तो आगे बच्चों हम लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। आशा करता हूँ कि ये आप लोगों के समझ में आया होगा और फिर आगे हम लोग जुड़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।